नमस्कार, जय माता जी। कल हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे और दीर्घ संधि के नियम हमने पढ़े थे। आज उदाहरण पढ़ते हैं। जैसा कि दीर्घ संधि का नियम है, पहले नियम को लेकर चलते हैं, अ या आ प्लस अ या आ। आज के वीडियो में इसी नियम को लेकर हम पढ़ेंगे। बाकी अगला ई ऊ का नियम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये पहला उदाहरण है, भाव प्लस आविष्ट, और इसको मिलाने से बनता है भावाविष्ट। मिलाने की प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में समझी थी कि किस तरह से मात्राओं को आपस में मिलाया जाता है। तो देखिए, भाव में जो ये व है, व में अ की मात्रा है यहाँ पर, और उसके आगे प्लस के बाद में आ की मात्रा है। तो अ प्लस आ हुआ। व में अ की मात्रा है, इसलिए ये अ माना जाएगा, और बाद में तो आ लिखा ही हुआ है, इसलिए ये हुआ भावाविष्ट। और व का अ और आगे वाला अ मिलकर दोनों आ बन गए। व के आगे आ होने पर व में आ की मात्रा लग गई और यहाँ पर वा आ गया। इसी प्रकार शीत प्लस आकुल, त में अ की मात्रा, उसके बाद आ, तो हुआ अ प्लस आ। इसका परिणाम हुआ शीताकुल। आगे भय प्लस आनक, य में अ की मात्रा और आगे आ, तो हुआ भयानक। पूर्ण प्लस आहुति, अ प्लस आ, क्योंकि ण में अ की मात्रा, तो इसका जो संधि बनेगा, संधि शब्द बनेगा पूर्ण आहुति। उसके बाद में मित प्लस आहार, त में अ की मात्रा, उसके बाद में आ स्वर, इसलिए मिताहार। त के बाद में आ होने की वजह से त में आ की मात्रा लग गई। आगे देखिए, छात्र प्लस आवास, त्र में अ की मात्रा है, त के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ, इसलिए अ की मात्रा और आवास, आवास में आ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बनेगा छात्रावास। त्रा में आ की मात्रा आएगी। सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी, इसका होगा सौभाग्याकांक्षिणी। अब यहाँ पर संधि हुई है या शब्द में। सौभाग्याकांक्षिणी में जो या शब्द है वहाँ पर संधि हुई है, क्योंकि य प्लस आ था, तो य वाला अ और उसके बाद वाला आ मिलकर या बना, सौभाग्याकांक्षिणी। चलिए अब आगे के और उदाहरण देखते हैं। अब हम देखते हैं कि संधि विच्छेद कैसे करना है। वो तो हमने मिलाया था। मिलाना हमेशा आसान होता है और संधि विच्छेद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि मात्रा को कहाँ से तोड़ना है, शब्द को कहाँ से तोड़ना है, कौन सी मात्रा आएगी। कई बार कॉमन सेंस भी काम आती है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, आमाशय। अब यहाँ पर आ की मात्रा आ में भी है, आ खुद है, और माँ, इसमें भी आ की मात्रा है। अब शब्द को तोड़ना कहाँ से है, वो थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो तोड़े वहीं से कि जहाँ से शब्द को तोड़ने के बाद ऐसे दो शब्द बने जो सार्थक हो, जिनका अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी बड़ी मात्रा देखकर उसको अलग अलग कर दें, लेकिन बड़ी मात्रा के इस तरफ उस तरफ दाएं बाएं शब्दों का कोई अर्थ ही ना निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला शब्द देखते हैं, आमाशय। तो इसमें सबसे पहले तो हम बड़ी मात्रा को ढूंढेंगे। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन हमें उस मात्रा को तोड़ना है जिसके दोनों तरफ सार्थक शब्द हो। तो अगर हम माँ की मात्रा, जो दीर्घ मात्रा है माँ में, उसको अगर अलग अलग करेंगे तो या तो अ या आ या आ या अ, या दोनों तरफ आ या दोनों तरफ अ, नियम के हिसाब से ऐसा बचना चाहिए। लेकिन हमें आ या अ में से कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है, वो हमारी कॉमन सेंस है। क्योंकि हमें पता है कि आम प्लस आशय होता है, आमा प्लस अशय, या आमा प्लस आशय नहीं होता। या फिर ऐसे मान लीजिए, चलो ठीक है, ये हो गया आम प्लस आशय, क्योंकि सार्थक शब्द आम और आशय ये होते हैं। इसलिए मात्रा को तोड़ने के बाद दोनों तरफ सार्थक शब्द बचने बहुत ज़रूरी है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले। अगले उदाहरण में देखिए, आर्यावर्त।
इसमें भी दो बड़ी मात्रा है, लेकिन हमें तोड़ना उसी मात्रा को है जिसको तोड़ने के बाद दोनों तरफ सार्थक शब्द बने। तो या में जो बड़ी मात्रा है उसको तोड़ने के बाद एक तरफ बचा आर्य, दूसरी तरफ बचा आवर्त। अब अगर हम आर्य प्लस अवर्त लिखें, अवर्त, तो भी सही होगा, नियम के हिसाब से सही होगा, लेकिन शब्द शुद्धि के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्य प्लस अवर्त नहीं होता, आर्य प्लस आवर्त होता है। अगला उदाहरण देखिए, स्वर्ण प्लस, माफ कीजिएगा, स्वर्णाभ। स्वर्णाभ में एक ही बड़ी मात्रा है, दीर्घ मात्रा एक ही है जो णा में है, तो हम इसको स्वर्ण प्लस आभ, सबको पता है कि स्वर्ण होता है, स्वर्णा नहीं होता है, और आभ शब्द आभा से बना है, चमक से बना है, तो स्वर्ण प्लस आभ ये इसका सही उत्तर हुआ। अगला शब्द है प्राणायाम। प्राणायाम में तीन बड़ी मात्रा है, प्राणा और या, लेकिन अगर णा की मात्रा को अलग किया जाए तो एक तरफ प्राण एक तरफ आयाम, दोनों सार्थक शब्द बचेंगे। अगला शब्द है मेघाच्छादन, यानी छाए हुए मेघ, मेघ छाए हुए। तो एक शब्द होता है आच्छादन यानी छाया हुआ, ढका हुआ, एक शब्द होता है मेघ यानी कि बादल। ये दोनों शब्द सार्थक हैं। ये तभी बचेंगे जब हम घ में आ की मात्रा को अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। वैसे इसमें एक ही बड़ी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, तो इसी को अलग किया जाएगा। इसके बाद विजयाकांक्षी। अब यहाँ पर या में भी मात्रा है, का में भी मात्रा है, लेकिन विजयाक शब्द नहीं होता, शब्द होता है विजय, और आकांक्षी भी शब्द होता है, आकांक्षा से आकांक्षी बना। अब या की मात्रा को अलग करने के बाद विजय प्लस आकांक्षी, ये दो शब्द बचेंगे, ये दोनों सार्थक शब्द हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, धर्मात्मा। तो हम सबको मालूम है कि धर्म एक सार्थक शब्द है, आत्मा भी सार्थक शब्द है, इसलिए जो धर्मा, इस माँ की मात्राओं को अलग अलग करेंगे, तब ये संधि विच्छेद सही हो जाएगा। अब आगे और उदाहरण देखते हैं। आ प्लस अ बनेगा हमेशा आ ही, लेकिन क्योंकि दीर्घ संधि का नियम है कि जो प्लस का निशान है उसके बाईं तरफ अ या आ हो सकते हैं और दाईं तरफ भी अ या आ हो सकते हैं, तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आ प्लस अ में पहला उदाहरण है तथा प्लस अपि। अब संधि करना हमेशा से आसान होता है बजाय संधि विच्छेद के। तो यहाँ पर तथा प्लस अपि लिखा है, आप सीधा नियम को अप्लाई कीजिए, अ या आ प्लस अ या आ बराबर सदैव दीर्घ मात्रा, बड़ी मात्रा, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। तो तथा प्लस अपि बराबर तथापि, पुरा प्लस अवतंश बराबर पुरावतंश, सत्ता प्लस अंतरण बराबर सत्तांतरण, और द्वारका प्लस अधीश बराबर द्वारकाधीश, श्री कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता है। रचना प्लस अवली बराबर रचनावली, विद्या प्लस अर्थी यानी कि विद्यार्थी, और उसी तरह सीमा प्लस अंत बराबर सीमांत। अब यहाँ पर हमें शब्द शुद्धि का भी पता चलता है। अब हमें पता है कि अ और अ मिलकर, या अ या आ प्लस अ या आ मिलकर हमेशा आ ही बनेंगे। तो जैसे किसी ने पूछ लिया, किसी ने हाँ ऐसे पूछ लिया, मान लीजिए कि सीमांत सही शब्द है या सीमंत सही शब्द है, तो आपको पता है कि अ और अ मिलकर आ बनेंगे या आ और अ मिलकर आ ही बनेंगे। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो अभी, मुझे लगता है शायद मैंने आ और आ मिलकर अ ऐसे बोल दिया होगा, उसको इग्नोर कीजिए। तो मैं कह रहा था कि सीमांत में हम सबको पता है कि आ और अ मिलकर आ ही बनेंगे, तो सीमांत शब्द ही सही है, सीमंत शब्द सही नहीं है। ठीक है, आगे उदाहरण पढ़ते हैं। अब देखिए, आ प्लस अ के कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ उदाहरण देख लेते हैं, नहीं इसके संधि विच्छेद को देख लेते हैं। पहले हमने संधि की, अब संधि विच्छेद देखते हैं। यहाँ पर है कृपार्थ, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा पा में ही है, इसी को तोड़ना है, लेकिन सार्थक शब्द बनाएंगे तो इसको कृपा प्लस अर्थ लिखेंगे, क्योंकि सही तो कृप प्लस अर्थ भी हो जाता, लेकिन कृप शब्द से सार्थक कृपा शब्द है।
अब विद्यार्जन, तो विद्या शब्द है सबको पता है, और अर्जन शब्द भी है सबको पता है। आर्जन शब्द नहीं होता, अर्जन शब्द होता है। अर्जन यानी उसको गेन करना, प्राप्त करना, ग्रहण करना, जो भी है, मिलता जुलता होता है इससे कुछ। आगे है शिक्षार्थी, तो शिक्षा एक सार्थक शब्द है, अर्थी भी एक सार्थक शब्द है। सेवार्थ, तो सेवा प्लस अर्थ। ब्रह्मांड, ब्रह्मा प्लस अंड। श्रद्धांजलि, तो श्रद्धा प्लस अंजलि। ये सार्थक शब्द बनने के कारण हमने आ और अ की मात्रा को व्यवस्थित किया। बाकी नियम के हिसाब से तो भले आप श्रद्ध प्लस आंजलि ऐसे भी करोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा एक शब्द होता है, अंजलि एक शब्द होता है। खैर लड़कियों के नाम भी होते हैं, पर यहाँ पर शब्द होता है। आगे और उदाहरण देखते हैं। अ प्लस अ बराबर आ, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कृष्ण प्लस अवतार, ये ण में अ, उसके बाद में अ, तो ण के बाद अ और अ होने के कारण णा हो जाएगा, कृष्णावतार। स्व प्लस अर्थ, व में अ की मात्रा, आगे अ, तो व के बाद आ हो गया, और स्वार्थ ऐसे हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आए कि ये व के बाद आ क्यों हुआ, तो पीछे वाला वीडियो देखें, उसमें अलग से समझाया गया है कि व प्लस अ ऐसे अलग अलग करके, मतलब वर्ण विच्छेदन करके शब्दों को तोड़ के दिखाया गया है कि किस शब्द के आगे कौन सी मात्रा होती है, उन मात्राओं का मिलन होता है। यहाँ पर शब्द जैसे व के साथ अ नहीं मिल रहा है, व में अ की मात्रा के साथ आगे वाला अ मिल रहा है, इसलिए आ बना। इसके बाद पर प्लस अर्थ, परार्थ, परार्थ यानी परोपकार, दूसरों का अर्थ। बीज प्लस अंकुर, बीजांकुर। अगर कोई बोले कि बीज अंकुर होता है तो वो गलत है, क्योंकि बीजांकुर होता है, संधि का नियम कहता है कि हमेशा दीर्घ मात्रा उत्तर में आएगी, जवाब में आएगी। ध्वंस प्लस अवशेष, ध्वंसावशेष, स के आगे अ है तो सा हो गया। देह प्लस अतीत, देहातीत, देह से परे। दिवस प्लस अंत, स के बाद अ है तो दिवसांत। जो ऊपर बिंदी है अनुस्वार न, वो ऐसे कैसे रहेगा, अगर अ के ऊपर है तो मान लो कि स में स वाला अ हमने काट दिया और ये अ हमने काट दिया, बचा पीछे आ, तो बिंदी वापस आ के ऊपर लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वाले कोई भी अक्षर उनको छेड़ना ही नहीं है, संधि सिर्फ दो अक्षरों में ही होती है। और जैसे मान लो अभी व्यंजन संधि में कुछ नियम आएंगे कि पीछे वाले न का ण हो जाएगा, वो बाद में देख लेंगे। बाकी मुख्य तौर पर संधि हमेशा जहाँ पर प्लस लगा हुआ है उसके दाएं और बाएं वाले वर्णों में ही संधि करनी है। चलिए इसके बाद देखिए दिन, अरे सॉरी यार, इसके बाद देखिए दिन प्लस अंक बराबर दिनांक, तो न में अ की मात्रा और आगे अ तो ना, और ऊपर बिंदी ऐसे कैसे वापस लग जाएगी। इनका एक बार संधि विच्छेद भी देख लेते हैं। युगांतर, तो गा में आ की मात्रा है, यहीं से इस मात्रा को अलग अलग करते हैं। युग प्लस अंतर, क्योंकि युगा प्लस अंतर नहीं होता, इसलिए युग प्लस अंतर सार्थक शब्द है। उपाध्याय, ये प में भी आ की मात्रा, य में भी आ की मात्रा, लेकिन प की जो मात्रा है उसको अलग अलग करने के बाद दोनों तरफ सार्थक शब्द बनेंगे। जैसे यहाँ पर उपसर्ग है और अध्याय मूल शब्द है। अगर इस य की मात्रा को हम तोड़ते तो अटपटा सा पीछे कुछ बचता, जैसे उपाध्याय प्लस आय, ये थोड़ा गलत हो जाता है। उप प्लस अध्याय परफेक्ट है। मृगांक यानी मृग प्लस अंक, तो मृग सार्थक शब्द है, अंक भी सार्थक शब्द है। अंक गोद को कहते हैं, मृग हिरण को कहते हैं, हरिण को। हिमाद्री, यहाँ पर म में दीर्घ मात्रा लगी हुई है, माँ, इस मात्रा को अलग करने के बाद हिम प्लस अद्री बचेगा। कीटाणु, कीट प्लस अणु, और उसी तरह सांग, स उपसर्ग और अंग मूल शब्द, सांग यानी अंग के साथ, ठीक है। सांग शब्द का भी अर्थ होता है। और यहाँ पर हाँ, अब एक और बात यहाँ पर जानने लायक है कि जब हम किसी मात्रा को तोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर इस सांग शब्द में
आगे सिर्फ स बचा है, तो स की सार्थकता ये है कि स एक उपसर्ग है, उपसर्ग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यय भी आ सकता है, शब्द के पीछे प्रत्यय भी हो सकता है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि उपसर्ग और प्रत्यय सार्थक ही माने जाएंगे। चलिए इन उदाहरणों को देख लेते हैं एक बार। प्रतीक्षा प्लस आतुर, प्रतीक्षातुर, या ये क्ष में आ की मात्रा, आगे आ मिलकरक्षा बना, ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल एक कॉमन सी बात है। प्रेक्षा प्लस आगार, प्रेक्षागार। भाषा प्लस आबद्ध, भाषाबद्ध। श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धालु। ये आलू सब्जी वाला आलू नहीं है, उस आलू में लू में बड़ी मात्रा लगती है और यहाँ पर छोटी मात्रा है। क्रिया प्लस आत्मक, क्रियात्मक। जैसा कि मैंने बताया कि संधि करना बहुत आसान होता है, संधि विच्छेद करना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है बजाय संधि करने के। महा प्लस आशय, महाशय। कृपा प्लस आलू, कृपालु। ये वापस आलू सब्जी वाला नहीं है। अब आगे इसी के संधि विच्छेद एक बार देख लेते हैं। स्वेच्छा प्लस आचार, माफ कीजिए, स्वेच्छाचार। स्वेच्छाचार में दो मात्राएं दीर्घ हैं, छा में और चा में। अगर चा की मात्रा को अलग करें, मान लो एक बार कि स्वेच्छाच प्लस आर, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। लेकिन अगर हम इस छ की मात्रा को, छ में आ की मात्रा को अलग अलग करें, तोड़ें, तो एक तरफ बचेगा स्वेच्छा प्लस आचार, आगे बचेगा आचार। अब यहाँ पर आ लगाना है या अ लगाना है, ये हमारे शब्द ज्ञान पर निर्भर करता है, क्योंकि हमें पता है कि शब्द होता है स्वेच्छा और एक शब्द होता है आचार। आचार शब्द भी होता है, लेकिन स्वेच्छा के आगे आचार तो नहीं लगेगा, आचार ही लगेगा। कारागार, कारागार में रा में भी मात्रा है, गा में भी मात्रा है, लेकिन जो सार्थकता है वो कारा प्लस आगार, यानी कि रा में जो आ की मात्रा है उसको अलग अलग करने के बाद ही ये सार्थक शब्द बचेंगे। दोनों शब्द आ ही बचे हैं, क्योंकि ये नियम है, आ प्लस आ ही होता है। चिकित्सालय, यहाँ पर एक ही बड़ी मात्रा है, तो इसी को तोड़ेंगे, चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी, प्लस आलय यानी घर, जहाँ पर चिकित्सा होती है वो घर, उसको चिकित्सालय। प्रेरणास्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद। कृपाकांक्षी, कृपा प्लस आकांक्षी। और उसी प्रकार तोयाधार, यहाँ पर या में भी और धा में भी मात्रा है, याधार। याधार में से ध्वनि निकल रही है आधार शब्द की, तो एक सार्थक शब्द तो आधार हो गया, उसके पीछे क्या बचा, उसके पहले क्या बचा, तोय। वैसे ये आ प्लस आ का उदाहरण नहीं है, अ प्लस आ का उदाहरण है, ये यहाँ पर बीच में गलती से आ गया, लेकिन फिर भी तोयाधार बराबर तोय प्लस आधार। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। दीर्घ संधि के बाकी वाले उदाहरण ई उ और री के उदाहरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में ज़्यादा कवर करना ठीक नहीं रहता है, वीडियो बड़े बन जाते हैं, मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, और अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। आप इन सब को लिख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम क्रम से धीरे धीरे छोटे वीडियोस में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और नहीं करते भी वीडियो 19-20 मिनट का हो ही जाता है। तो अगले वीडियो में हम दीर्घ संधि के अगले उदाहरण पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ ये जो शब्द ज्ञान वाले होते हैं, जैसे इस सिलेबस में शब्द ज्ञान भी है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द भी हैं शायद। तो इनको पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि हम इनको एक दिन में ही पढ़ लेंगे तो ये कवर हो जाएंगे। ये है हमारे बार बार पढ़ने की चीज़ें। ये अगर लगातार पढ़े जाए तो इनमें फ़ायदा होता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ने बैठे, हमने एक दिन में 150 पढ़ लिए तो वो 150 हमको याद नहीं होंगे। विलोम शब्द तो फिर भी मान लो एक बार को हो जाए, पर्यायवाची मुश्किल है। तो इसलिए हम बीच बीच में पर्यायवाची और विलोम शब्द को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे 10-10 पर्यायवाची शब्द, उसी हिसाब से कुछ विलोम शब्द रोज़ पढ़ने की, यानी हर वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। रोज़ तो हो सकता है वीडियो ना डालूं, लेकिन हर वीडियो के साथ कुछ छोटे वीडियोस पर्यायवाची और विलोम शब्द के भी
पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।